अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं आपसे एक बहुत अहम इशू पे बात करना चाहता हूं। जो आम फैम में इस मामला का जो क्लैरिफिकेशन है वो होना ज़रूरी है। वो ये है कि जब एक चेक इशू किया जाता है तो ऑर्डनरी को बंदा आके जो मुलजम है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लेता है कि जी चेक मैंने गारंटी के तौर पे दिया था और ये गारंटी चेक है। और कोर्ट्स जो है वो कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि जी गारंटी चेक की बाबत जो है वो ऑफेंस 489F जो है वो कंस्टिट्यूट नहीं होता। और इसी ग्राउंड पे जो है वो अपनी डिफेंस प्ली को जो है वो ज़ाया कर लेते हैं। हालांकि गारंटी चेक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जिस चीज़ ने कल कला को अभी वकूफ़ पजीर होना है या किसी मामला का इन्हसार जो है वो इन फ्यूचर पे होना है, तो उस गरज से कोई चेक जारी किया जाए कि अगर ये चीज़ यानी फ़र्ज़ करे कि एक बंदा के खिलाफ एलिगेशन है कि उसको मुलजम रख दिया गया FIR पे, कोई और ऑफेंस करने का एलिगेशन है, कोई और काम करने की उस पर जिम्मेदारी है, तो वो कह देते हैं कि जी कल कला को अगर ये बात इस बंदे के खिलाफ साबित हो जाए तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, ये मैं चेक जो है वो गारंटी के तौर पे देता हूं। अगर तो वो अमल जिसके लिए चेक दिया गया वो वकील पजीर नहीं होता तो वो चेक जो है वो गारंटी के तौर पे ही होगा और वो चेक जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। ना उस पर आर्डर 37 की कार्रवाई हो सकती है और ना ही उस पर जो है वो कोई जो है 489F की FIR हो सकती है। लेकिन अगर ये बेसिकली री लोनिंग है और पर्सनल ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर पे की बुनियाद पे जो चेक जारी किए जाते हैं, अब एक बंदे ने किसी बंदे के पैसे देने हैं और वो दूसरे को चेक दिलवा देता है, वो दूसरा कहता है जी ये चेक अगर पैसे ना देगा तो मैं इसके पैसे दूंगा, तो ये गारंटी चेक नहीं होगा। ये उसकी जिम्मेदारी है जो उस बंदे ने इन फ्यूचर जो है वो पूरी करके वो पैसे वो देने का पाबंद है। कल को वो ये नहीं कह सकता कि ये गारंटी चेक था। गारंटी चेक और भी इसकी किस्म होती है कि एक मसलन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मिसल कोई इकरारनामा मुआहदा सेल परचेज होती किसी चीज की, तो वो बंदा चेक दे देता है कि जी कल कला को ये इसके नाम जब प्रॉपर्टी मुंतकिल होगी तो ये चेक कैश होगा। अब जब तक वो प्रॉपर्टी उसके नाम मुंतकिल नहीं होती, वो एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होता, देन जो है उस बंदे के खिलाफ उस कंट्रेक्चुअल एब्लिगेशन की बाबत जो है वो 489F की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। या ऐसा कोई अमल जो वकूफ पजीर ना हुआ उसकी बाबत जो है वो 489F की जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकेगी। तो जो मैटर प्योरली लेन देन का होगा, रकम की बाबत या किसी पर्सनल एब्लिगेशन की बाबत जो है वो एक्ट किया जाएगा कि जिसकी वजह से उस जिसकी उसने गारंटी दी है या जामन हुआ है उस बंदे ने कोई रॉन्गफुली गेन किया है और उसने कोई बेनिफिट हासिल किया और उसकी जिम्मेदारी दूसरे बंदे ने उठाई है, तो वो नहीं कह सकता कि ये जो चेक मैंने दिया है ये जी गारंटी के तौर पे चेक दिया था। और ये मैटर है इन्वेस्टिगेशन का कि किस सेंस में दिया गया किस सेंस में नहीं दिया गया। तो किसी भी FIR का अंदराज जो है वो महज उसके मौकफ ले लेने से कि ये गारंटी चेक है, कोई FIR नहीं रोकी जा सकती। इस पे जो है वो बड़ा क्लियर केस ला 2014 YLR पेज 90 है जिसमें इसको जो है वो फुली डिस्कस किया गया है कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन में थ्रैश आउट होगा किस सेंस में दिया गया। जब एक चेक इशू कर दिया जाए वो डिसऑनर हो जाए और प्रामशाही जो है वो ऑफेंस जो है वो उसमें कंस्टिट्यूट हो जाता है। हाँ, अगर ये बात वो साबित कर दे कि जिस मामले के लिए दिया गया है वो अभी वकूफ पजीर नहीं हुआ या जिस एक्ट के लिए दिया गया था या जिस बंदे के जिस सेंस में गारंटी में दिया था उसकी वो फॉल्ट अभी तक साबित नहीं हुआ, तो देन जो है वो कोर्ट को इख्तियार है कि ऐसे चेक पे जो है वो FIR दर्ज करने से इनकार जो है वो फरमा सकती है। उसके बाद एक और जो इस पे ट्रायल की जो है वो मुकम्मल जो है वो जजमेंट है PLJ 2024 लाहौर जो है वो 310 पेज पे है। इसमें भी गारंटी चेक को और मामला को जो है वो गारंटी चेक और उसकी सेंस को और उसकी यूटिलाइजेशन को या किस सेंस में उसको गारंटी चेक कहा जा सकता है, इसमें फुली जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो है वो फुल जो है वो डिस्कस किया है। अब मैटर ये आ गया कि एक बंदे के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज करवाने की कोशिश की गई है, उसका चेक दे दिया, डिसऑनर हो गया, तो वो भागा और उसने जाके कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा दायर कर दिया कि जी मैंने कैंसिल करवाना है। तो वो उसका दावा मेयर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरी प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उनको बार नहीं करता। क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों ने साइड बाय साइड चलना है, क्योंकि जो आर्डर 37 का सूट होगा उसमें तो या कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का सूट होगा उसमें तो साबित होना है कि ये हो किया या नहीं किया, उसने चेक दिया या नहीं दिया। लेकिन जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें मेलाफाइडी से चेक जारी किया, बदनीति से जारी किया, किसी ऑब्लिगेशन के तहत जारी किया, ये डिटरमिन होता है और ये बातें। और इसमें दोनों में ट्रायल जो सिविल का है और जो क्रिमिनल का है वो साइड बाय साइड इंडिपेंडेंट चलेंगे और उसके कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के सूट फाइल कर देने से जो है
वो जो प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो स्टॉप नहीं होंगी बल्कि वो जारी रहेंगी। इस पे जो है वो PLD 2011 लाहौर पेज 246 जो है वो बड़ी जो है वो क्लियर जजमेंट जो है मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें प्रोसीडिंग जो है वो स्टे डाउन नहीं होंगी। अब क्रिमिनल और सिविल की मौजूदगी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिर्फ उस वक्त बार होती हैं जब मैटर का सिविल मैटर का डायरेक्टली इफेक्ट होना हो क्रिमिनल लिटिगेशन पे। अब हमारा ऑर्डर क्या होता है कि 489F में बंदा जो है बरी हो जाता है, आर्डर 37 का दावा उसके खिलाफ डिग्री हो जाता है। अगर वो 489F में सजा हो जाता है तो आर्डर 37 का दावा जो है वो उसमें खारिज हो जाता है। तो इसमें जो है वो ये ऐसे इफेक्ट नहीं है कि जो उस पर जो है वो असरअंदाज हो सके। और दूसरी बात यह है कि डायरेक्टली इफेक्ट का मैं अर्ज कर रहा था, अब एक औरत है वो कोई हदूद केस करवाती है और साथ जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर देती है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज के सूट का असर जो है वो उस क्रिमिनल ट्रायल पे होगा। ऐसी सूरत में आफ्टर जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज प्रोसीडिंग को स्टे डाउन बाज जजमेंट्स में है कि किया जा सकता है जिसका डायरेक्टली इफेक्टिवनेस हो। नहीं तो जो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा दायर कर देना, दैट वाज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड टू स्टे द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके सेंस में थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, ये सिविल थोड़ा सा इसमें टच आ गया कि एक बंदे ने आर्डर 37 का दावा दायर कर दिया, वो उसका ट्रायल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। एक बंदे ने कैंसिलेशन ऑफ चेक का सूट फाइल कर दिया, उसका जो बुनियादी तौर पे इख्तियार है वो सिविल कोर्ट को है। तो बाज जजमेंट्स मौजूद है कि वो बंदा कन्फ्लिक्टेड जजमेंट से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करके जो अपना कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का सूट है उसको भी ट्रांसफर करवा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो दोनों केस जो है वो कंसोलिडेट होकर साथ साथ जो है वो चल सकते हैं। तो इस तरह से जो ये करंटी वाला मैटर है इसको मिसयूज किया जाता है। ये जो है जो फालसा वर्शन होता है जो अडॉप्ट कर ले जाता है हर केस को, इसकी बजाय जो मुलजम होता है उसको क्लियर कट जो है वो सर्कमस्टांसेस लिखने चाहिए, अपनी डिफेंस प्ली देनी चाहिए कि ये चेक मैंने किस सेंस में जारी किया है, किस तरह मेरी लियाबिलिटी जो है वो स्टेब्लिश नहीं होती, किस तरह मेरी लियाबिलिटी जो डिस्चार्ज हो चुकी है, या किस तरह मैं ये रकम देने का जो है वो पाबंद नहीं हूं, ताकि वो अपने डिफेंस को जो है वो मुकम्मल तौर पर साबित कर सके। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। मेरे यूट्यूब चैनल यासीन भट्टी एडवोकेट को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरे डेली आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके और मेरी काविश जो मैं आप सब दोस्तों के लिए कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके। आप लोगों का, आप दोस्तों की इस बात का बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। वस्सलाम।